तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, एग्जाम्पल नंबर 15 जो हमने पिछले लेक्चर में आपको दिया था करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा और जिन भी बच्चों ने किया है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। आपके पास में मेरा ईमेल एड्रेस भी होगा और आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। आपको अगर कुछ भी चेक करवाना हो मेरा दिया हुआ होमवर्क तो आप चेक करवा सकते हैं इस नंबर पे। आपको कुछ बच्चों के पास है नंबर तो यूज़ करें इस नंबर को, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, बात करते हैं आज आपसे इस एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में। आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे और आज के लेक्चर में एक स्पेशल कंसेप्ट भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, कंसेप्ट के बारे में तो बाद में करेंगे बात। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 के बारे में बात करना चाहते हैं। बिना कुछ सोचे समझे यहाँ सोल्यूशन लिखना है। और देखिए क्या कह रहा है। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या दिया हुआ है? इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, बी का जो मैग्नीट्यूड होगा एंड सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें दिया हुआ है इक्वल। एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और तीनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, these A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular, thus thus कि A B C आपस में परपेंडिकुलर है तो A B पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। B C पर परपेंडिकुलर होगा और C ए पर परपेंडिकुलर होगा तो इनका जो तीनों का डॉट प्रोडक्ट है आपस का वो जीरो होगा। भैया इतनी बात समझ में आई क्या? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, बी सी पर है तो बी डॉट सी इक्वल टू जीरो एंड सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। ये बात हमें दी हुई है ऑलरेडी, यहाँ तक की बात है। देन प्रूव दैट वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद ए बी सी। तो क्या कह रहा है कि ये वेक्टर है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये पूरा का पूरा वेक्टर ए वेक्टर के साथ में, बी वेक्टर के साथ में और ये सी वेक्टर के साथ में इक्वल एंगल बनाता है। तो सिंपल सा काम क्या करना है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में इसका, इस बड़े वाले का ए के साथ में एंगल निकाल लो, इस बड़े वाले वेक्टर का बी के साथ में एंगल निकाल लो और इस बड़े वाले का सी के साथ में एंगल निकाल लो। तीनों एंगल सेम आ जाने चाहिए। अगर तीनों एंगल सेम आ जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है इन तीनों के साथ में सेम एंगल फॉर्म करता है। समझ में आई मेरी बात की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हमने तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर लिया। उसके बाद में ऐसे बोल रहा है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हमने ये जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी ये लगा दी। कैसे लगाई वो बता दिया मैंने आपको। अब इसके बाद में सिंपल सा हमें एक काम करना है कि हमें जो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर दिया हुआ है, ये a प्लस बी प्लस सी जो हमें दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे सिंपली। वी नो दैट, क्योंकि इससे हमें रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इससे हमें रिजल्ट मिलेगा। a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, मैं सिखा चुका हूं पहले। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं पहले। देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। ए को ए से करेंगे तो ए डॉट ए को बी से करेंगे तो ए डॉट बी और ए को सी से करेंगे तो ए डॉट सी। भैया यहाँ तक बात समझ में आती है। बी को ए से करेंगे तो बी डॉट ए, बी को बी से करोगे तो बी डॉट बी और b को c से करोगे तो b डॉट सी, प्लस c को a से करेंगे तो c डॉट a, c को b से करेंगे तो c डॉट b और c को c से करेंगे तो c डॉट c। समझ में आती है यहाँ तक बात? आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी, याद कराता हूँ आपको कि a डॉट a अगर होता है तो वो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर हो जाता है। तो क्या मैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर बोल सकता हूँ? ये पूरा का पूरा वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर और इसका स्क्वायर। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक है, देखिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, यानी कि
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। बी डॉट बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, सी डॉट सी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। भैया बात समझ में आई क्या? देखिए यहाँ पर ए डॉट बी है, आप ऐसे गोले मत लगाना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ करके। ए डॉट बी है और बी डॉट ए है, कितने हैं? 2 है, तो लिख सकता हूँ 2 ए डॉट बी। समझ में आई बात? प्लस देखिए यहाँ पर देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए का काम हो गया। अब देखिए आप बी डॉट सी और सी डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट बी है, ये भी कितने हैं? 2 हैं, तो इसके भी लगा दूंगा बी डॉट सी 2 बार है। अभी देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, फिर प्लस लगाओ आप, फिर बचा ए डॉट सी, तो ए डॉट सी जो है वो यहाँ पर भी है ए डॉट सी और ए डॉट सी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ ए डॉट सी कितने हैं? 2 है, ये तीनों टर्म्स कितनी हैं? 2 है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के कर सकता हूँ ना काम। समझ में आई बात? मैंने 2 को कॉमन ले लिया तीनों के अंदर से। स्टेप समझ में आई? अब हम धीरे धीरे अच्छे लेवल पे जाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टेप्स भी सीखनी पड़ेगी एवरीवन। हर बार आप बेसिक से जाकर काम करोगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होता है पेपर के अंदर, आपको स्टेप्स बचानी पड़ेगी और आपको छोटे से छोटे टर्म के अंदर, छोटे कम टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमें एक बात पता है कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये बात हम सुन चुके हैं, ए का जो मैग्नीट्यूड है, बी का जो मैग्नीट्यूड है और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो एवरीवन मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा आप। LHS तो मैंने एज इट इज रहने दिया, ये ए वेक्टर है, इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। बी वेक्टर को भी मैंने ए वेक्टर लिख दिया और सी वेक्टर को भी मैंने ए वेक्टर लिख दिया, क्योंकि तीनों क्या है? इक्वल है। और दूसरी बात, ए डॉट बी क्या है? 0, बी डॉट सी क्या है? 0, सी डॉट ए क्या है? 0। तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई क्या? यस, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, ठीक है। आप रीजन दे सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी है ना। और आप बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए क्या है? 0 के इक्वल है। तो ये आप रीजन दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो तीसरी बात करते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर लगा लो, ये टर्म एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। भैया यहाँ तक बात आपके समझ में आई क्या? ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं रूट लेना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड 3√3 ए। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई क्या आपके? यहाँ तक आपकी बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? जो हम कर रहे हैं यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड बचेगा, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मैग्नीट्यूड बच गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए को कई बार ए भी लिख लिया जाता है, सिर्फ ए। तो ये टर्म तक हम पहुंच गए एवरीवन। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाओ आप, ठीक है। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया। अब आगे का काम देखो आप। अब क्वेश्चन में लौटो थोड़ा सा। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में एंगल निकालना है। क्या निकालना है? इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में एंगल निकालना है। तो देखिए अब इसके बाद का काम क्या कर रहा हूँ मैं। अज्यूम कर रहा हूँ कि इस बड़े वेक्टर का ए के साथ में एंगल है θ1। लेट अस अज्यूम दैट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज θ1। अगर इनके बीच में एंगल θ1 है तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो वेक्टर है मेरे पास में, इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब इस पूरे का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस θ1। ये बात कह सकता हूँ ना मैं। मुझे क्या निकालना है? इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब मुझे θ1 की वैल्यू निकालनी है। समझते चलिए, θ1 का वैल्यू निकालना है तो स्टूडेंट्स क्या करूँगा मैं? इसका मैग्नीट्यूड देखिए अभी हमने निकाला था, ये इसलिए मैंने निकाला है ताकि इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकूँ। समझ रहे हैं? देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए इसका मैग्नीट्यूड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या रखूँगा? 3a, और ए का मैग्नीट्यूड को भी मैं बोल सकता हूँ 3a। यहाँ बन जाएगा कोस θ1। मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए इस जगह पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। आप इस तरह से बोलते हैं
जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। आपको सिखा रखा है मैंने कि जब आई का आई से डॉट होता है तो वन होता है, बट आई का जे के साथ में डॉट होता है तो जीरो होता है। समझ गए बात को? तो जब ये इसके साथ डॉट होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा और बाकी सब के साथ में जीरो हो जाएगा। तो इतना काम करा। यहाँ आया 3a स्क्वायर कोस थीटा वन। मुझे कोस थीटा वन को यहाँ पर गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो इसको मैं ए स्क्वायर लिख देता हूँ। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को कई बार ए भी लिखा जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू डायरेक्टली ए, बट उसमें वेक्टर का साइन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, 3a स्क्वायर को आप नीचे ले आओ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दो, बताओ क्या बना, 1/3। कोस थीटा वन का वैल्यू आया 1/3। ठीक है, तो थीटा वन का वैल्यू क्या आएगा, थीटा वन का वैल्यू आएगा कोस इनवर्स 1/3। तो हमारे पास में थीटा वन का वैल्यू आ गया। नाउ हमने क्या एंगल निकाला है, हमने एंगल निकाला है a प्लस बी प्लस सी का a के साथ में। अब हम a प्लस बी प्लस सी का एंगल निकालेंगे b के साथ में। नाउ वी विल फाइंड द एंगल थीटा टू, एंगल थीटा टू बिटवीन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम बी वेक्टर के साथ में एंगल निकालेंगे। तो बी वेक्टर के साथ में एंगल कैसे निकलता है, कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ में, तो क्या कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा जो उनके बीच का बन रहा है यानी कि थीटा टू। इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला था। इक्वेशन नंबर 1 पे जरा सा गौर कीजिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3a, क्या है 3a। तो यहाँ पर मैंने पुट किया 3a, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ हम 3a पुट कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 3a, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आओ आप। जब मैंने यहाँ पर, ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, कि जब यहाँ पर मैंने सबको, बाकी के जितने भी मैग्नीट्यूड थे, b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड था, सबको मैंने एक के इक्वल रख दिया था। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 3a स्क्वायर। भैया मैं सबको b भी तो रख सकता हूँ या मैं सबको c भी तो रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर b रखा होता तो स्टूडेंट्स यहाँ पर b आता और यहाँ पर भी b आता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और लिख के कर सकता हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3b भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, समझिएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू 3c भी लिख सकता हूँ। समझ में आई क्या बात? ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो जहाँ पर b वाले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ b वाला रखेंगे, जहाँ पर c वाले की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग c वाला रखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी b वाले की, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पर 3b। ठीक है, इस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं लिखूंगा b और यहाँ लिखूंगा कोस थीटा टू। यहाँ देखिए जब मैं b को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, a के साथ में 0 हो गया, c के साथ में 0 हो गया, तो बचा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। इसको मैं सिर्फ डायरेक्टली b स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ बनेगा 3b स्क्वायर कोस थीटा टू। इसको आप नीचे ले आइए, देखिए b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, मेरे पास में क्या बचा, कोस थीटा टू बचा। तो थीटा टू का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, कोस इनवर्स 1/3। तो हमारे पास में थीटा टू भी क्या आ गया, कोस इनवर्स 1/3। थीटा वन भी यही था, थीटा टू भी यही था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब हमने दो रिजल्ट्स प्रूव कर दिए तो मैं बोलूँगा सिमिलरली एंगल थीटा थ्री ऑफ, या फिर बिटवीन थीटा थ्री बिटवीन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड c वेक्टर, इस बार एंगल c वेक्टर के साथ में ले रहा हूं, इज थीटा थ्री लिख दो डायरेक्टली, थीटा थ्री भी यही आएगा, आप करके देख लेना, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थीटा थ्री इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा हियर थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री, हैंस, या फिर देयरफॉर वी कैन से दैट
द वेक्टर कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर is made same angle with a vector, b vector and c vector, hence proved। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट क्या कहता है वो समझिए आप मेरी बात समझिए। ये क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट, आपके समझ में आया होगा आई थिंक, बहुत ही स्लो समझाया है, नहीं समझ में आया वापस से वीडियो को देखो, समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए आप खुद पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें दिया हुआ है 3, 4 एंड 5, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर हमें ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, इफ एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सम ऑफ अदर्स, जो एक वेक्टर है वो बाकी के दो वेक्टर्स के सम के परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का सम। ठीक है, इतना काम करना है। तो देखिए एवरीवन, करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 3, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 4 एंड सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है कितना, 5। इतनी बात समझ में आती है। चलिए एक बात करते हैं दूसरी, हमें क्या बोल रहा है कि इफ एवरी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सम ऑफ अदर्स, यानी कि अदर 2 जो बचे हुए हैं। इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का यहां से लेकर के यहां तक का कि जो ए वेक्टर है वो बाकी के दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। जो बी वेक्टर है वो बाकी के जो दो वेक्टर बचे हुए हैं उनके सम पर परपेंडिकुलर है, और स्टूडेंट्स जो सी वेक्टर है वो बाकी के दो वेक्टर्स यानी कि ए प्लस बी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो यहां से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है एवरीवन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊं एक बात कि अलग अलग लिखो इनको, इससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा। इसलिए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें एक रिजल्ट मिलेगा यहां से। समझिए मेरी बात को कि ए डॉट बी प्लस सी, तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी एंड ए डॉट सी, समझ रहे हैं, इक्वल टू 0। यहां देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको आपने दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला देखो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां लिख सकता हूं ए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दीजिए आप, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दो तो LHS वाले सारे जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए किस तरह से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर प्लस दिस इज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए ए डॉट बी बी डॉट ए, मतलब कि ए डॉट बी हो गया ये, प्लस ए डॉट सी सी डॉट ए, तो ए डॉट सी हो गया ये। और दोबारा देखो यहां पर ए बी हो गया, बी डॉट सी और सी डॉट बी एक ही बात है, तो बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट निकलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये रिजल्ट हमें काम आएगा स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको, मुझे पता है कि ये रिजल्ट काम आएगा इसलिए मैंने रिजल्ट निकाला है यहां से। समझे मेरी बात को। अब देखिए ये तो अभी तक तो कैलकुलेशन थी सिर्फ, हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि अब हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। समझिए बात को, अभी तक हम सिर्फ रिजल्ट निकाले हैं क्योंकि हमें पता है कि ये रिजल्ट काम आएगा कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली इफ दीज आर परपेंडिकुलर ऑन द सम अदर्स देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब सिंपल सा काम क्या करना है, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं
क्या जानते हैं, एक बात जानते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है, वो क्या मिलती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये चीज़ हमें मिलती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए इनको, देखिए ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिंपली बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए एंड सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। समझ में आया? देखिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ क्या कर सकते हैं अब, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका होल मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए डॉट ए मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी का है ये रहा, यानी कि बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसी तरह से सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जब आप ए डॉट बी और बी डॉट ए है, ठीक है, ए डॉट सी और सी डॉट ए है, और स्टूडेंट्स बी डॉट सी एंड सी डॉट बी जो है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन छः टर्म्स को, 6 टर्म्स को, तो आपको मिलेगा ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, ये आपको मिलेगा। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 0, इसलिए ये रिजल्ट निकाला था ताकि यहाँ पर काम आ सके, समझे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ए मैग्नीट्यूड कितना है दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज 3 4 एंड 5, यहाँ 3 4 5, 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस, और ये तो पूरा का पूरा 0 हो ही गया। यहाँ देखिएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 16 25। मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? चलिए इसको ऐड करते हैं, जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है अप्रोक्स, यस 50 मिलेगा हमें, अप्रोक्स 50, यस 50 ही मिलेगा अप्रोक्स। क्या, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 5√2, और लास्ट में यूनिट भी लिखे हैं आप, ताकि आपका आंसर कहीं से भी गलत ना हो। तो इस तरह से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। बेसिकली समझने की देर है बस, और कुछ नहीं है। हमने बहुत ईजी तरीके से डिटेल में समझा है इसको, आप दोबारा समझिए अगर आपके समझ में नहीं आया तो। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और दिया था आपको करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया था मैंने आपको 10.2 का। क्वेश्चन के अंदर पढ़िए आप, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और ये सेम इंक्लिनेशन के अंदर है OX OY एंड OZ से। मतलब मेरी बात समझिए ध्यान से कि सपोज दैट दिस इज द OX एक्सिस, दिस इज द OY एक्सिस एंड दिस इज OZ एक्सिस। ओके, तो एक वेक्टर है आपके पास में जिसका नाम है I कैप, J कैप और K कैप। हमें ये बताना है कि ये जो वेक्टर है वो x के साथ में सेम एंगल बनाता है, मतलब कि θ1। ये एंगल y के साथ में, ये वेक्टर y के साथ में भी सेम एंगल बनाता है, मतलब कि θ2। और ये जो है वेक्टर, ये z के साथ में भी सेम एंगल बनाता है θ3, मतलब कि θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। तो कुछ नहीं करना है, हम सीख चुके हैं कि पहले फर्स्ट वाले के साथ में एंगल निकाल लो, दूसरे के साथ में निकाल लो, और तीसरे के साथ में निकाल लो, तीनों थीटा इक्वल आने चाहिए। लेकिन आपके सामने समस्या ये है कि सर OX वेक्टर क्या मानूं? तो आप मान लीजिए OX मतलब कि x डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट वेक्टर I कैप। तो देखिए यहाँ पर लेट अस अज्यूम दैट अ वेक्टर, कौन सा लेंगे आप एक वेक्टर ले लीजिए I कैप, सिर्फ I कैप ले लीजिए इन x डायरेक्शन, इन OX डायरेक्शन, ठीक है, J कैप इन OY डायरेक्शन, समझे, और K कैप इन OZ डायरेक्शन। भैया इतनी बात समझ में आ गई? नाउ assume the angle between
एंगल बिटवीन ये जो वेक्टर है ये और ओ एक्स के साथ में जो वेक्टर बन रहा है आई कैप, इन दोनों के बीच में आपने एंगल एज्यूम कर लिया क्या, θ1। एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप इज θ1। हैंस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका जब आप आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जे कैप के कैप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। ओके, दिस इज आई कैप कॉस θ1। यहाँ से आप θ1 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए आई को जब आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एवरीवन, मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे प्लस के क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, एक्चुअली स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, मैं आई है तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, cos θ1। यहाँ क्या बना, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज √3, तो 1 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू cos θ1। θ1 का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, cos इनवर्स 1 अपॉन √3। भैया समझ में आई क्या बात यहाँ तक, ये देखो दिखाता हूँ आपको, हमारे पास में एट लास्ट θ1 का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे θ2, इस वेक्टर का y एक्सिस के साथ में एंगल। लेट द एंगल θ2 बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड कौन सा वेक्टर लिया था आपने y एक्सिस में, जे कैप। ठीक है, सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक वेक्टर तो ये ले लिया, इसका करा डॉट प्रोडक्ट जे के साथ में, तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस θ2। ओके, देखिए जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा और आई और के साथ में 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाला था √3, और जे इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 हो गया cos θ2, तो इसको नीचे ले आइए आप, 1 अपॉन √3 cos इनवर्स √3 दैट इज इक्वल टू cos θ2। समझ में आई क्या मेरी बात, इतनी बात आप कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से जब 2 सेम आ गए तो स्टूडेंट तीसरा भी सेम आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप। यहाँ पर अगर k हो जाए तो बस यहाँ k आ जाएगा, यहाँ पर √3 आएगा, मल्टीपल नीचे चल जाएगा तो 1 अपॉन √3 आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली θ3 बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड के कैप इज θ3, यहाँ पर आप θ2 ऐसे अकेला करो, θ3 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन √3। हैंस हियर θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3। नाउ वी कैन से, सो दैट वी कैन से that I cap plus J cap plus K cap is in same inclination with OX, OY and OZ, hence proved। तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। समझ में आई क्या आपकी बात मेरी, बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आपको तीनों एंगल निकाल के इक्वल दिखाने हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम सीखेंगे आज एक नया कंसेप्ट प्रोजेक्शन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ज़्यादा यूज़ आपके इस चैप्टर में प्रोजेक्शन का नहीं है, लेकिन आपकी मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई ज़िंदगी में प्रोजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को सुन रहा है, मेरी आवाज़ को सुन रहा है, वो अपने कान बिल्कुल खोल के एक बात सुने। जो कुछ भी कर रहा है छोड़ दो सब कुछ, 1 मिनट के लिए सिर्फ मेरी बात सुनो, क्योंकि जो बात बोलने जा रहा हूँ इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ के अंदर। समझिए मेरी बात को। प्रोजेक्शन जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 स्टार पॉइंट है ये। 5 स्टार पॉइंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो फिजिक्स, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स। आपने नाम सुना हो तो 11th क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ी भी हो तो, ठीक है।
तो फिजिक्स में एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स, उसमें प्रोजेक्शन का इतना बड़ा रोल है कि अगर आपको वहां पर प्रोजेक्शन नहीं आता ना तो आपकी पूरी की पूरी मैकेनिक्स खराब है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स खराब है आपकी। ऐसी बात है साहब, मेरी बात को समझिएगा। जो बच्चे बायोलॉजी से होते हैं उनको प्रोजेक्शन की एबीसीडी नहीं पता होती, इस कारण से वो फिजिक्स की मैकेनिक्स नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं कि कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं और कहाँ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रोजेक्शन सिखाने जा रहा हूं। प्रोजेक्शन का कंसेप्ट समझना एवरीवन, यूज इसका जो है वो आपका फिजिक्स में है, और उम्मीद करूंगा मैं आप सभी से कि आज आप मुझसे सीख कर और उन बच्चों को भी सिखाएंगे जिनको प्रोजेक्शन में दिक्कत होती है, जिन्हें फिजिक्स के कंपोनेंट लेने में प्रॉब्लम होती है। आप बड़े इजीली कंपोनेंट अब ले पाएंगे जब आप प्रोजेक्शन सीख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें, आई होप कि सुनी होगी आपने मेरी बातें। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन, की प्रोजेक्शन होता क्या है। आपने 11th क्लास के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, यहां से किसी बॉल को छोड़ते हैं और ऐसे कैसे जाके प्रोजेक्ट करते हैं उसको। तो आपने किस डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट किया है, एक्स वाई डायरेक्शन में। दिस इज द एक्स एंड वाई, तो एक्स वाई डायरेक्शन में आप उसको प्रोजेक्ट किया है और वो जाकर कहाँ गिरती है, एक्स डायरेक्शन में। समझ रहे हो, ऐसी बात है। तो इससे रिलेट करते हुए प्रोजेक्शन को समझिएगा एवरीवन। हम वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं कि वेक्टर में क्या है प्रोजेक्शन, कैसे है प्रोजेक्शन, वो देखिए अब समझिए बात को। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में कोई वेक्टर ए है, सपोज दिस इज वेक्टर ए, समझ रहे, और उसके इस तरह से कोई बी वेक्टर पास हो रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। पहली बात तो ये कि कहीं आप सोचें कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। बी वेक्टर इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, दिस इज आर बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर है। इसको आप भूल जाओ, कहीं आप कुछ बच्चे इसको परपेंडिकुलर समझ लेंगे तो इसको आप भूल जाओ, ये वेक्टर है ही नहीं, ऐसा समझो आप। तो हम सिर्फ दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। बी वेक्टर अगर ए वेक्टर के साथ में एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अंदर कंपोनेंट लेते हैं हम फिजिक्स के अंदर। आपने देखा होगा कि ये कोई फोर्स है, ये कोई फोर्स है आपका एफ, इस फोर्स का कंपोनेंट लेता है मास्टर इस तरफ कि एफ कोस थीटा, और बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे ले लिया, इस तरफ तो लेगा एफ कोस थीटा और इस तरफ लेगा एफ साइन थीटा, और बच्चे सोचते हैं कि कैसे ले लिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट होता है उसे हम लोग बी कोस थीटा बोलते हैं। कैसे आया वो भी बताता हूं अभी। पहले लिखिए आप कि कंपोनेंट, समझिए पहले क्या बोलना चाह रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा बी वेक्टर कोस, और इनके बीच में जो एंगल है थीटा। समझ रहे हैं। और एवरीवन दूसरी बात समझिए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, इसी बी वेक्टर का कंपोनेंट, अभी तो हमने इसकी डायरेक्शन में लिया, मतलब कि एक डायरेक्शन में इस तरफ। देखिए अगर मैं इस बी वेक्टर का कंपोनेंट इस ए डायरेक्शन में ना लेके बल्कि इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर लेना चाहूं, मतलब कि इस तरह से लेना चाहूं, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर लेना चाहूं, तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वो होता है स्टूडेंट्स बी वेक्टर साइन थीटा। समझ गए। ये वाला एंगल मत कर लेना, कहीं आप ये वाला एंगल लेने लग जाओ कि सर मैं ये वाला एंगल लूंगा, नहीं, ये जो थीटा होता है वही आता है दोनों के अंदर। ठीक है, कैसे आता है समझिए। इस कंपोनेंट को हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर जाना चाहता हूँ 10th क्लास के अंदर, जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करी थी और हमने एक चीज़ सीखी थी वहाँ पर। समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज दिस इज द बी वेक्टर, सपोज दैट दिस इज द बी वेक्टर, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हम वेक्टर से ही पढ़ेंगे सारे काम, और दिस इज द ए वेक्टर, ये हो गया थीटा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मुझे दिया हुआ है बी वेक्टर और मुझे चाहिए ए वेक्टर, ये बी सी वेक्टर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये बी सी वेक्टर चाहिए। इसका ए वेक्टर नाम मत दो, अभी सिर्फ इसका बी सी वेक्टर नाम दो, और यहाँ पर अगर मुझे दिया हुआ है सी ए वेक्टर तो मैं नाम दे देता हूँ इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी ए वेक्टर। अगर मुझे स्टूडेंट्स बी सी वेक्टर निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाता था वहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर थीटा ये है तो थीटा के लिए बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया। तो बेस और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला देखिए कहाँ पर है, ये रहा। बेस और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला है बी अपॉन एच इज इक्वल टू कोस थीटा। बेस क्या है, BC है, BC वेक्टर। यहाँ देखिए, आप इसको अलग से बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। बेस क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, B वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस थीटा। इतनी बात आपको पता है। मुझे निकालना है यहाँ पर B वेक्टर। B वेक्टर थोड़ी निकालना है मुझे, तो BC निकालना है। BC इज द कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर दिस साइड में, B वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है, ये निकालना है मुझे। तो BC तो कैसे निकालूंगा, BC इज इक्वल टू B वेक्टर कोस थीटा। तो इस तरह से आता है कि जिधर थीटा बनता है आपका, जिस डायरेक्शन में आपका थीटा बनता है, उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो B कोस थीटा। समझ रहे हैं। अगर इसी तरह से इस B वेक्टर का कंपोनेंट मुझे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना पड़े, मतलब कि मुझे CA निकालना पड़े, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए वहां पर भी तो आप लगाओगे यहां पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। P अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, CA वेक्टर, समझ रहे हैं, CA वेक्टर, दिस इज द CA वेक्टर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, B वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये निकालिए CA वेक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, B वेक्टर साइन थीटा। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका B वेक्टर साइन थीटा। तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी लाइफ के अंदर, जब भी आप फिजिक्स की मैकेनिक्स करो, थीटा की डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट आप लोगे उसका नाम है B कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइड में लोगे तो साइन थीटा। ये होता है आपका कंपोनेंट। ये आपने बिल्कुल बेसिक सीखा, इसको लिख लेना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी तैयारी करोगे किसी भी एंट्रेंस वगैरह की, तो वहां पर ये चीज यूज आती है। ये मैंने आपको बता दी है। अब हमारा इसमें मैथ्स में क्या काम है वो सीखते हैं। वो देखो सामने आप मेरे साथ में, कि मैंने आपको बता दिया कि इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका नाम है A वेक्टर B कोस थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में जो आपका प्रोजेक्शन है वो है B वेक्टर साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो इसका ये वाला कंपोनेंट होता है थीटा के साथ बनने वाला, इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। और पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A डायरेक्शन, क्या बोलेंगे इसको, समझिए। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A पर B का प्रोजेक्शन क्या होगा, अभी भी सिखाया था, B कोस थीटा, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, फॉर्मूला देखिए कैसे फाइंड करेंगे। वी नो दैट A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है B कोस थीटा। तो इस B कोस थीटा को यहीं रोक लो और इस A को नीचे ले जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ A को नीचे ले गए, यहाँ क्या बच गया, B कोस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है ये, जो नीचे होता है ना A वेक्टर, तो ऑन A के ऊपर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है ये। लिख लो यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, B वेक्टर पर A वेक्टर का फॉर्मूला है ये। जिस पर निकालते हैं ना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, उसका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात और करना चाहूं थोड़ी अच्छी, तो वो बात ये है कि यहां हमने निकाला प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। अगर मैं A का B पर निकालना चाहूं तो एवरीवन, अगर मैं A का B पर निकालना चाहूं, A का B पर निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए। ये नंबर 1 फॉर्मूला लिख लेना। नंबर 2 जो आपका काम आएगा वो है प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर। किस पर निकालना चाहता हूं, B पर निकालना चाहता हूं। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा। किस पर निकालना चाहता हूं, ऑन B पर निकालना चाहता हूं तो B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा नीचे की तरफ।
ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी नीचे की तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो दोनों फॉर्मूले समझ में आया आपके? देखिए दोनों को एक साथ देखिए आप, ऑन ए ऑन बी, ऑन ए ऑन बी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे, ये दोनों फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए, अब मेरी बात सुनिए। ये देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, इस पर निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, इसको ए वेक्टर मान लेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और आप इसको मान लीजिए बी वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ऐसे पूछता है क्वेश्चन, इसके अलावा दूसरा नहीं पूछेगा आपसे, यही पूछेगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो हालांकि वेक्टर चेंज कर सकता है, यही पूछने का मतलब ऐसे नहीं कि डिट्टो ही पूछ लेगा, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इस वेक्टर का इस पर निकालना है, ए का बी पर निकालना है। समझिए बात को कि ए का बी पर निकालना है, तो बी क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, नजर डालिए। फॉर्मूला जो यूज होगा इन दोनों के अंदर से, जिसमें बी नीचे आ रहा है ना, वो वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा। देखिए आप, ए ऑन बी, बी पर यानी कि बी नीचे। तो मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा, देखिए लिखिए यहां पर, ए डॉट बी नीचे की तरफ क्या आएगा, जिस पर, यानी कि बी वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा ए कॉस थीटा। इस तरह से लिखेंगे। ये होता है हमारा प्रोजेक्शन। क्या होता है, ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। तो इसको तो आप रहने दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ये चीज निकालनी है। दोनों वेक्टर को पुट करूं यहाँ पर, ए वेक्टर पुट करता हूं मैं, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, डॉट प्रोडक्ट कीजिए बी के साथ में, 7i कैप j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए एवरीवन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पर आप हेडिंग क्या, ये क्या देते हुए चलेंगे, यहाँ पर इक्वल टू के इस साइड बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए इसको, i डॉट आई 7, 3 डॉट माइनस 1 माइनस 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 56 डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, 7 7 जा 49 माइनस 1 का 1, 8 8 जा 64। समझ में आई क्या बात? यहाँ देखिए 7 प्लस 56 कितना होता है, 7 प्लस 56 होता है 63, एंड 63 माइनस 6 माइनस 3 60। समझ में आई क्या आपकी बात? 60 63 माइनस 3 या 60 आ गया। और यहाँ पर रूट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 50 50 एंड 60 110 110 114, यहाँ आ जाएगा 114। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। आगे आप इसको सॉल्व कर सके तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट आप लिख सकते हैं आगे की तरफ, और ANSWER, ये हमारा प्रोजेक्शन है। 2-4 क्वेश्चन इस पे आप कर लेना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये आप कर लीजिएगा इस पे। देखिए मैं जूम करके बता देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। ठीक है, आपको ये निकालना है। इसका आंसर आपको बता देता हूँ क्या आएगा, सॉल्व कर लेना इसको। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। नंबर, ये देखिए 6 का आंसर आपको कहाँ है, ये रहा 2/7। ठीक है, नजर आया 2/7, 13.2 6 क्वेश्चन का आएगा 2/7। जो ये क्वेश्चन अभी करवाया है आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो ये बस इस टाइप से ही प्रोजेक्शन का क्वेश्चन बनता है मैथ्स में। इसका असली एप्लीकेशन जो है वो फिजिक्स में है। चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।